हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रेडमार्क ऑनलाइन पे। इंडियन ज्योग्राफी का अध्याय 3 जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन, संरचना एवं उच्चावच। ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक चैप्टर है भारत का भौतिक विभाजन। देखिए, एग्जाम कोई भी हो उसमें से एक या दो प्रश्न इस चैप्टर से अवश्य रहते हैं। तो चलिए हम लोग अध्याय को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और शुरू करने से पहले हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, और अगर पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब आप लास्ट में कर लेंगे, पहले हमारा कंटेंट को देखें और समझें, और अगर आपको यूजफुल लगता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 3, भारत का भौतिक विभाजन। भूमिका। पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। ध्यातव्य है कि गोंडवाना लैंड के यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद विशाल भारत का निर्माण हुआ। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि गोंडवाना लैंड यूरेशियन प्लेट से किस तरह से टकराई थी, और पिछले अध्याय में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया था कि किस तरह से जो है अल्फ्रेड वैगनर साहब ने बताया था कि कार्बोनीफेरस युग से पहले पूरी पृथ्वी के स्थलखंड एक साथ रहते थे, और उस पूरी पृथ्वी के जो स्थलखंड थे उसको कहा गया पैंजिया कहा गया, और उसके चारों तरफ जो जलीय भाग था उसको पैंथालासा कहा गया। और फिर कार्बोनीफेरस युग के बाद से इसमें विभाजन शुरू हो गया, और जो स्थल भाग थे वो दो भागों में बट गया। ऊपर वाले भाग को कहा जाने लगा आपको अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को कहा जाने लगा गोंडवाना लैंड। और फिर गोंडवाना लैंड में भी टूट हुआ, और गोंडवाना लैंड के टूटकर एक टुकड़ा जाकर यूरेशियन प्लेट से ऊपर वाले अंगारा लैंड के यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गया, और इस तरह से हमारे प्यारे भारत का निर्माण होता है। भारत के विशाल आकार के कारण इनके भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है, जैसे कि उत्तर में हिमालय, चौरस दिखाई देने वाले विशाल मैदान, मरुस्थल, भारतीय पठार और द्वीप समूह। देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और इतना लंबा चौड़ा भूमि का टुकड़ा संरचना या उच्चावच की दृष्टिकोण से एक समान नहीं है। कहीं पर हमें पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलते हैं तो कहीं हमें मैदानी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। वहीं भारतीय उपमहाद्वीप में मरुस्थल और पठार का क्षेत्र भी दिखता है। इसके अलावा कुछ द्वीप समूह भी हम भारतीय क्षेत्र में देखते हैं। इन्हीं सब के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक विभाजन, संरचना एवं उच्चावच का मतलब होता है कि भूमि जहाँ पे ऊंची नीची होती है ना, तो उसको उच्चावच कहा जाता है। इन्हीं संरचनाओं में भारत के महत्वपूर्ण पर्वत चोटी, पठार, हिमनद, झील, नदी उद्गम, दर्रा, घाटियाँ, मरुस्थल, कृषि क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, ऊर्जा संसाधन आदि का विस्तार है। नेक्स्ट है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भूभाग पर पर्वत है। 10.7% भूभाग पर पर्वत है, और 18.6% भूभाग पर पहाड़ है। देखिए, पर्वत जो बड़े ऊंचे होते हैं ना उसे पर्वत कहा जाता है, और पहाड़ियाँ उसको कहा जाता है जो पर्वत की तुलना में छोटी है। जैसे राजगीर में जो पहाड़ी दिखते हैं वो पहाड़ी है या पहाड़ है, वो पर्वत नहीं है, ठीक है। और 27.7% भूभाग पर पठार पाए जाते हैं, और बाकी शेष 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। तो कई बार तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर किस तरह की संरचना है। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया है कि 10.7% पर है पर्वत, 18.6% पर पहाड़, और 27.7% पर पठार है, और बाकी 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है, ठीक है।
तो ये याद रखने वाले तथ्य हैं, इसको हम याद रखेंगे और इससे क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार पर्वतों और पहाड़ को जोड़कर क्वेश्चन पूछता है कि पर्वतों और पहाड़ का विस्तार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है। तो दोनों को जोड़ देंगे, 18-10 है ना, तो 28 और 7-13 29.3% पर पर्वत या पहाड़ का विस्तार है भारत में। 5वां नंबर पॉइंट देखते हैं कि पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। पहाड़ी और पठारी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 900 मीटर के बीच। जबकि मैदान एवं तटीय क्षेत्रों की ऊंचाई 160 मीटर से भी कम है। मैदान और उसके तटीय क्षेत्र की ऊंचाई कितने हैं? 160 मीटर से भी कम है। 6 नंबर पॉइंट है कि झीलों के निक्षेपित होने से वृहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है। इनमें कश्मीर में डल एवं वुलर झीलें अवशेष के रूप में इसके प्रमाण देखे जा सकते हैं। 7 नंबर पॉइंट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नछिद्रित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल निक्षेप से हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है और खासकर पूछा जाता है लक्षद्वीप के बारे में कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, तो प्रवाल से हुआ है, प्रवाल से हुआ है। ठीक है, लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल से हुआ है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये जो है निम्नछिद्रित उच्च पर्वतीय भूमि है। यानी कि पर्वत जब ऊपर उठ जाते हैं ना, पर्वत जब ऊपर उठ जाते हैं और मान चलिए ये पानी है ना, और पर्वत जब अपर्दित होकर ये भाग सपाट हो जाते हैं, तो ऐसी उच्च भूमियां हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्य तौर पर भारत को निम्नलिखित 6 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मुख्य चैप्टर कि भारत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भौतिक स्वरूप या संरचना के दृष्टिकोण से भारत को 6 भागों में बांटा जा सकता है। 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है आपका हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी। देखिए, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी, यहाँ पे 5 भाग दिया है, एक नहीं दिया, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी, ये जो आपका भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो भारत का उत्तर का जो क्षेत्र पड़ता है ये पर्वतीय क्षेत्र है और इसको हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, ये वाला भाग जो आपका है उत्तर का विशाल मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर है भारतीय मरुस्थल, ये वाला भाग जो है पश्चिमी क्षेत्र में खासकर राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है, थार मरुस्थल जो जानते हैं, जिसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चौथा नंबर पर है दक्षिण का पठार, ये जो पठार है, ये पठारी भाग। ठीक है, ये भी एक विशेषता है भारतीय उपमहाद्वीप का। 5वां है द्वीप समूह, द्वीप समूह, ये द्वीप समूह है। कुछ द्वीप समूह जो है सो बंगाल की खाड़ी में है और कुछ द्वीप समूह अरब सागर में, अरब सागर में है, और दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हिमालय के बारे में जो है ये 6ठा नंबर पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि तटीय मैदान, तटीय मैदान, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है, तो 6ठे नंबर पर हम लोग तटीय मैदान दे सकते हैं। ये जो है पश्चिमी तटीय मैदान और ये पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, इनके बारे में हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे और बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लगा भी दिया था कि किस तरह से जो है सो इसका भौतिक विभाजन हुआ है। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद मैदान जहाँ लिखा हुआ है सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, फिर थार मरुस्थल, दक्षिण का पठार, उसके बाद तटीय क्षेत्र जो है सो इसके बारे में, और द्वीप समूह के बारे में। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है और एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के बारे में डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। डिटेल्स है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा है ना, उत्तरी सीमा में
पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर की लंबाई में। ये सारे हिमालय के बारे में जो है सो डिटेल्स है, हम लोग इसको आराम से आगे की क्लास में पढ़ेंगे या आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी। तो हम लोग सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रेणी की ही बात कर लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर एवं उत्तर पूर्वी। हिमालय एक परिचय। अब देखें 1 नंबर पॉइंट क्या बोलता है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है तथा दक्षिण में गंगा का विशाल मैदान है। हिमालय जो बनता है वो उत्तर में जो है पठार है और दक्षिण में क्या है, गंगा का मैदान। ये हिमालय है। हिमालय आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हिमालय है। और हिमालय के ये वाला उत्तर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये है पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका हिमालय, हिमालय। और ये क्षेत्र जो है हिमालय का क्षेत्र है। और इसके नीचे ये जो क्षेत्र देख रहा है ग्रीन वाला, ये आपका मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो यही बात वहाँ लिखा गया है, यही बात वहाँ लिखा है कि चलिए यही बात लिखा हुआ है कि हिमालय के उत्तर में क्या है, तिब्बत का पठार है और दक्षिण में क्या है, विशाल गंगा का मैदान है। हिमालय के पश्चिम से पूर्व की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। कितना है लंबाई, 2500 किलोमीटर। ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये पश्चिम, ये पश्चिमी और ये पूर्व, यहाँ से यहाँ तक जो है हिमालय की लंबाई जो है ये 2500 किलोमीटर है। कितना, 2500 किलोमीटर। याद रखिए किसी किसी बुक में या किसी स्रोत में 2400 किलोमीटर भी ये लंबाई देता है, 2400 किलोमीटर। तो हम इसमें अंतर नहीं करेंगे, जहाँ पे 24 रहे 2400 किलोमीटर, जहाँ पे 25 रहे तो 2500 किलोमीटर के साथ हम लोग जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का इसमें नहीं रहना है कि क्या होगा, 2400 सही है या 2500 सही है, दोनों सही है। और एग्जाम में जिस तरह का पूछा जाएगा उस तरह के आंसर के साथ हम लोग जाएंगे। तो इसकी लंबाई कितना हो गया, 2500 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में इसकी औसत चौड़ाई 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, देखिए लंबाई अभी मैंने आपको बताया कि इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है सो 160 किलोमीटर से लेकर लंबाई जो है इसकी यहाँ से, लंबाई यहाँ से यहाँ तक 2500 किलोमीटर है। कितना, 2500 किलोमीटर या 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई जो है इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। तो देखिए 160 से 400 किलोमीटर आखिर क्यों लिख रहा है, इसलिए लिख रहा है कि हिमालय की जो चौड़ाई जो है ना सो हमेशा पूर्व से पश्चिम में एक बराबर नहीं है। हिमालय जो है पश्चिम के साइड में अत्यधिक चौड़ा है, ज़्यादा चौड़ा है। और ज्यों ज्यों ये पूर्व की तरफ बढ़ता जाता है इसकी चौड़ाई जो है कम होती जाती है। ठीक है, कम होती जाती है। इसके साथ हम ये भी बात याद रखेंगे कि हिमालय का इस तरह का पश्चिम का जो क्षेत्र है, पश्चिमी हिमालय जो है ये ज़्यादा चौड़ा है और अपेक्षाकृत कम ऊंची है, कम ऊंची है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर खासकर नेपाल हिमालय के पास आकर इसकी ऊंचाई सर्वाधिक हो जाती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ मिलती है हमें, नेपाल में। ठीक है, और भी कई चोटियां हैं, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वो हमें नेपाल में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा किधर है, पश्चिमी हिमालय में। और इसकी चौड़ाई कम किधर है, तो पूर्वी हिमालय में। पूर्व की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं इसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। देखिए इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, आपके दिमाग में ये फोटो रहेगा कि हिमालय जो है सो किधर के तरफ ज़्यादा चौड़ी है और किधर के तरफ कम चौड़ी है। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि मैं चौड़ाई के बारे में बता दिया हूँ आपको, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। यह चाप या अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखिए चाप के रूप में जो बोलता है या अर्धवृत्त के रूप में, हिमालय जो है ना
हिमालय इस तरह से है, इस तरह से, और यहाँ पर आकर जो है हिमाचल प्रदेश में ये हिमालय नीचे की तरफ मुड़ गया है, और इधर आकर जो है पाकिस्तान में भी ये हिमालय नीचे की तरफ मुड़ा है। ठीक है, तो ये एक तरह के चाँप की आकृति बनाता है, चाँप की आकृति बनाता है, या अर्धवृत्त जैसा आकृति बनाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि हिमालय की आकृति कैसी है, चाँप की तरह है या अर्धवृत्त के समान है, अर्धवृत्त के समान है। ठीक है, और कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है हिमालय, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ये कवर करता है। तीसरा पॉइंट, हिमालय एक प्राकृतिक रोधक के साथ साथ जलवायु, अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। देखिए, हिमालय पर्वत जो है कहता है प्राकृतिक रोधक तो है ही, प्राकृतिक रोधक तो है ही। दोस्तों, अभी ठंड का मौसम है, हम लोग देख रहे हैं भारत में ठंड है, अब तो ठंड जाने वाली है, लेकिन सोचो अगर ये हिमालय ना होता, हिमालय ना होता तो ये उत्तर की तरफ से, उत्तरी ध्रुव की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं, इतनी ज़्यादा तेज़ ठंडी हवाएं हमें मिलती कि भारत ये एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आ पाता, ये बिल्कुल ठंडी क्षेत्र में रहता। लेकिन हिमालय ही है एक रोधक के रूप में जो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है। ठीक है, और हमें ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होने देता है। इसके साथ साथ जलवायु और अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक, जलवायु, ठीक है, जलवायु चूँकि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। इसके अलावा जो है सो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो आती हैं हवाएं चलकर, वो टकराकर जो है सो हिमालय से टकराती हैं और बारिश करवाती हैं, है ना, यही सब कारण है। तो अभी जो हम लोग देखते हैं कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो ये क्या पूर्वी हिमालय के कारण ही होती है। ठीक है, और सांस्कृतिक विभाजक भी है ये। हम लोग देखते हैं कि हिमालय के उत्तर में जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उससे हम लोग बिल्कुल अलग थलग की सांस्कृतिक विविधता को दिखलाते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है कि हिमालय पर्वत पश्चिम में पामीर गांठ से शुरू होती है। इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहा जाता है ना। हिमालय पर्वत पश्चिम में पामीर गांठ से शुरू होती है। कहाँ से? पामीर ग्रंथि से शुरू होती है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पूर्वांचल पहाड़ी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? पूर्वांचल पहाड़ी। इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में इसे पूर्वांचल पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, और अपना अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर पॉइंट है कि हिमालय मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसका विस्तार म्यांमार तक है। ठीक है, मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से दक्षिण की ओर मुड़ती है, और इसका विस्तार आगे दक्षिण में म्यांमार तक भी जाता है। ठीक है, और म्यांमार में हिमालय को क्या कहा जाता है? अराकानयोमा। म्यांमार में हिमालय को कहा जाता है अराकानयोमा। याद रखेंगे इस पॉइंट को, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि म्यांमार में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? अराकानयोमा के नाम से जाना जाता है। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश यथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ये बता रहा है कि भारत के किस किस राज्य में हिमालय का विस्तार है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश ऊपर में हम लोग देख लेंगे। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे एक तो लद्दाख वाला क्षेत्र पड़ जाएगा और एक कश्मीर वाला क्षेत्र। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इसके अलावा 11 राज्य में कैसे है? हम लोग उत्तर से अब लोग पूर्व की तरफ चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और फिर उत्तराखंड के बाद जो है सो नीचे अगर हम लोग आएंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, बिहार आ जाता है। इसमें हिमालय का विस्तार नहीं है। ठीक है, तो अब इसको छोड़कर हम लोग सीधा सिक्किम की तरफ बढ़ते हैं। तो सिक्किम में हिमालय का विस्तार है। फिर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का वह क्षेत्र जो सिक्किम से जुड़ा हुआ, ठीक है, सिक्किम से लगता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। देखिए, और एक नागालैंड। देखिए, 7 सिस्टर्स जो हम लोग कहते हैं, 7 बहनें, 7 सिस्टर्स, यानी कि उत्तर पूर्व के 7 राज्य। ठीक है, 7 राज्य, और एक उसमें हम लोग जोड़ देते हैं सिक्किम।
सिक्किम। ठीक है, तो ये 8 राज्य तो हो ही गए, और 8 राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद है पश्चिम बंगाल, ये 3। तो ये 8 और ये 3, 11 राज्य, 11 राज्य और 2 यूटी। यूटी में कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इतने राज्यों में हम लोग देखते हैं कि हिमालय का विस्तार है। तो अगर कभी पूछ दिया जाए कि निम्न में से किसमें हिमालय का विस्तार नहीं है, ऐसे कौन से भारतीय राज्य हैं, तो हम उसको आसानी से बता सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिमालय का विभाजन पढ़ते हैं। हिमालय पढ़ रहे हैं तो हिमालय का विभाजन, जो मुख्य मुख्य बातें थी मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और अब हम हिमालय का विभाजन करेंगे, और जब हम हिमालय का विभाजन करेंगे तो फिर उसके बारे में एक एक चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। हिमालय का विभाजन, सबसे पहले देखिए, तो हिमालय की विभाजन 2 तरह से किया जा सकता है, 2 तरह से किया जा सकता है। एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार के आधार पर। अब इसके लिए मैंने लगाया है यहाँ पर पिक्चर, ये देखिए, ये है हिमालय। हिमालय का उत्तर, ये उत्तर हम लोग जानते हैं कि ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। तो उत्तर में भी हिमालय है, और हिमालय की कई श्रेणियां में विभक्त है। ठीक है, तो इनका उत्तर से दक्षिण में अगर विभाजन देखें तो इस हिसाब से भी विभाजन किया जाता है, और पूरब से पश्चिम, ये पूरब और ये पश्चिम, ऐसे भी विभाजन किया जाता है ना। एक वैज्ञानिक है सिडनी बोरार्ड, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उनका, सिडनी बोरार्ड। उन्होंने हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में, पूरब से पश्चिम के क्रम में बांटा है। एक तो उत्तर से दक्षिण हो गया इस तरह से, और एक इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर लें उत्तर से दक्षिण के क्रम में विभाजन की बात अगर हम लोग कर लें, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में हम हिमालय को बांटे हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद हम लोगों ने बांटा वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है। फिर लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी और उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, और इसका विभाजन यहाँ दिखाया गया है। देखिए, ये जो है ना, ये है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, और ये तीनों जो है, और कैलाश भी इसी में आ जाता है। ये सारे पर्वत श्रेणी जो है ना, ये पड़ जाता है ट्रांस हिमालय का भाग। ये है ट्रांस हिमालय का भाग, यहाँ पे पहला नंबर में है ट्रांस हिमालय। ये सारी पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में पड़ जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है वृहद हिमालय, जिसको महान हिमालय भी कहा जाता है। ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये भाग है वृहद हिमालय। और इसके बाद तीसरे नंबर पर है लघु या मध्य हिमालय। तो ये जो खंडित भाग देख रहे हैं हिमालय का, इसको हम लोग बोलते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और सबसे नीचे में ये भाग जो है, ये है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण में देख रहे हैं ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इस तरह से। और सबसे नीचे में यहाँ पर जो है, जहाँ जब हिमालय जो है सो अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है ना, तो वहाँ पर पूर्वांचल श्रेणियाँ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर दिया गया है उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, मुझे लग रहा है कि उत्तर से दक्षिण में जो हिमालय का क्रम है उसको हम लोगों ने समझ लिया है। ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और उत्तर पूर्वी हिमालय, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तभी जाके सारी चीज़ें हम क्लियर हो पाएंगी। और एक है कि नदी घाटियों के आधार पर। ठीक है, नदी घाटियों के आधार पर जो है सिडनी बोरार्ड नामक वैज्ञानिक ने नाम पूछ देता है कि हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर किसने विभाजित किया है, तो सिडनी बोरार्ड नामक वैज्ञानिक ने। और इसने पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इन 4 खंडों में हिमालय को बांट दिया है पश्चिम से पूरब की ओर। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, मैं आपको एक पिक्चर से समझाता हूँ। देखिए, सिडनी बोरार्ड ने क्या किया, एक तो अभी मैंने आपको बताया था कि हिमालय को ऐसे बांटा है उत्तर से दक्षिण की ओर, जिसमें ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, इन सबको हम लोग किसने में रखे थे, ट्रांस हिमालय में। सबको इसमें किस में रखा गया था, ये सारे ट्रांस हिमालय में। फिर ट्रांस हिमालय के
अगर हम लोग दक्षिण में देखें तो महान हिमालय, महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और सबसे नीचे में शिवालिक, शिवालिक को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण में क्रम हिमालय का। लेकिन नदी घाटी के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर में बांटा गया है हिमालय को। और ये इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर कहा जाता है सिंधु को, कहीं कहीं पे सतलज नदी दिया जाता है। तो ये सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ये इस वाले क्षेत्र को जो है सो कहा गया पंजाब हिमालय। इस वाले क्षेत्र को क्या कहा गया? पंजाब हिमालय। एक नंबर में याद रखेंगे पंजाब हिमालय। और फिर सतलज और काली नदी के बीच वाले जो क्षेत्र को है, ठीक है, इसको कहा गया कुमायूं हिमालय। ठीक है, ये 2 नंबर हो गया। फिर काली नदी और तीस्ता नदी, इनके बीच का जो क्षेत्र हो गया, इसको कहा गया आपको नेपाल हिमालय। क्या कहा गया? नेपाल हिमालय। और ये तीसरे नंबर पे आ गया। और फिर तीस्ता नदी और यहाँ पे दिहांग नदी, ये रहा दिहांग नदी, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको कहा गया असम हिमालय। क्या कहा गया? असम हिमालय। 4 नंबर। ठीक है, तो ये बात भी हम लोगों ने समझ लिया कि नदी घाटियों के आधार पर। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछता है कि पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है? तो इंडस और सतलुज। फिर ये पूछे कि कुमायूं हिमालय, तो सतलज और काली। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच। और असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग के बीच। इनमें से किसी में से एक के बारे में पूछेगा। जब आपको ये डेटा याद रहेगा, आपको जब ये चीज़ें याद रहेंगी तो आप आराम से बता सकते हैं। नदियों का नाम भी याद रखें, इंडस यानी सिंधु नदी, सतलुज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और दिहांग नदी, और इनके बीच का क्षेत्र। ठीक है, ये एक तरह से हम लोगों ने इसको समझा। तो नदी घाटी के आधार पर हम लोगों ने हिमालय को समझा, और हिमालय को हम लोगों ने समझा है किसके आधार पर? हिमालय को हम लोगों ने समझा उत्तर से दक्षिण में क्रम के आधार पर भी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, एक चीज़ हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए वही बताया गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थिति के आधार पर हिमालय। तो देखिए इस तरह से जो है पामीर ग्रंथि के नीचे जो है हिमालय स्टार्ट होता है। ये काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख है, और फिर ये जास्कर रेंज। इन तीनों को हम लोग कहते हैं क्या? ट्रांस हिमालय। और फिर जो है ट्रांस हिमालय के बाद ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला महान हिमालय। और बीच में जो ये क्षेत्र है, बीच वाला क्षेत्र, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लघु हिमालय। और सबसे निचला जो क्षेत्र होता है ये शिवालिक होता है। कौन सा है? शिवालिक। आप नाम याद रखेंगे, ये 3-4 नाम है, 5 नाम है, इसको आप याद रखेंगे। क्रम पूछता है एग्जाम में कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का क्रम क्या होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ जो क्वेश्चन पूछता है उसका मैंने इस तरह से फिगर बना के आपके सामने लाया हूँ। देखिए हम लोगों ने देखा था कि ऊपर पढ़ा था, जब पॉइंट पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में, तो पढ़ा था कि हिमालय के उत्तर में जो है, उत्तर में तिब्बत का पठार है। और हिमालय के दक्षिण में है ना मैदानी क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान है। तो उत्तर में क्या है? पठार है, तिब्बत का पठार। और हिमालय के दक्षिण में क्या है? तो भारत का विशाल मैदान है, जिसे उत्तर भारत का विशाल मैदान भी कहते हैं। ठीक है, इसके बीच में ही हिमालय है। और उत्तर से अगर हम दक्षिण की ओर हिमालय में बढ़ता जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, और फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये देखते हैं। अब ये जो बटा हुआ है इसका नाम दिया गया है। ये जो हिमालय के अलग अलग सेगमेंट हैं, ये किससे अलग होता है इसका नाम दिया गया है। जैसे ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, ये दोनों जो है इंडो सांगपो सच्चर जोन यानी ITCZ से अलग होता है। ठीक है, तो कहा क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय किससे अलग होता है? तो इंडो सांगपो सच्चर जोन, ये ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करने वाली मतलब कि नाम है इंडो सांगपो सच्चर जोन। ठीक है, ऐसे ही पूछ दिया जाए कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय किससे अलग होता है, तो इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट MTC। ठीक है, इसके बाद अगर पूछे कि लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाली रेखा क्या है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक
और विशाल मैदान, इसके बीच जो विभाजन रेखा है उसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, HFF। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आज तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इंडो सांगपो सच्चर जोन से, इंडो सांगपो सच्चर जोन से कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय आपस में किससे अलग होता है, तो इंडो सांगपो सच्चर जोन से अलग होता है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक दो बार तो आपको एक दो बार देखेंगे तो ये याद हो जाएगा, और ये चीज़ याद रखने वाली बात ही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रहेगा। ठीक है, और फिर अब हम लोग हिमालय का विस्तार उत्तर से दक्षिण देख लिए हैं, ट्रांस हिमालय। अब हम लोग एक एक करके हिमालय के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वीडियो वैसे भी आधा घंटा का वीडियो हो गया है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको भी जोड़ें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से।